हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 3 सितंबर 2021। तो 3 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा चैनल के लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे हाल ही में कब मनाया गया है। तो दोस्तों यह कल ही के दिन यानी कि 2 सितंबर को मनाया गया है। 2009 से हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह इस उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय यानी इसका थीम है कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण है। WCD एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय यानी APCC के संगठन का भी स्मरण करता है, जिसका उद्देश्य नारियल उद्योग की सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। तो इतना बात हम लोग जान लिए विश्व नारियल दिवस के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने दिल्ली में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि आयुष मंत्रालय। यह है इमेज में आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ऐप को 30 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह भर की गतिविधियों और अभियानों के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। इस ऐप के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या है इस ऐप के बारे में, जो इसका क्या है फायदा, क्या है इसका लाभ, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बीमस्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की कैवीं बैठक की मेजबानी की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 8वीं बैठक की मेजबानी की है। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी पहल के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी बीमस्टेक, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि बीमस्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। बैठक की अध्यक्षता कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा ने की है। बीमस्टेक में 7 सदस्य देश शामिल है, जिनमें से 5 दक्षिण एशिया यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका से और 2 म्यांमार और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया से है। अब बात हुई बीमस्टेक के बारे में, तो बीमस्टेक के बारे में जान लेते हैं। बीमस्टेक का लोगो, इसमें 7 कंट्री है। इसके बारे में हम लोग जान लिए कि कौन कौन सा देश है, जिसमें 5 दक्षिण एशिया देश जैसे जिसका नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, तथा 2 देश और जिसका नाम है म्यांमार और थाईलैंड जो कि पूर्व एशिया से है, जिनमें 5 2 7 देश शामिल हैं। इसका फुल फॉर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बीमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में तथा ढाका बांग्लादेश में, यानी 2 जगह इसका हेडक्वार्टर लोकेशन है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ और कानपुर
और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय के संयुक्त रूप से यूब्रिथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक लॉन्च किया है। यह वायु शोधक अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और घर जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर जो सांस को ताजा कर सकता है। अब जान लेते हैं, बात हुई यूब्रिथ लाइफ के बारे में, तो इसके बारे में यूब्रिथ लाइफ तकनीक हवा को शुद्ध करने वाला प्राकृतिक पत्तेदार पौधे के माध्यम से काम करती है। कमरे की हवा पत्तियों के साथ संपर्क करती है और मिट्टी जड़ क्षेत्र में जाती है जहां अधिकतम प्रदूषक शुद्ध होते हैं। इसे IIT रोपर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि वायु शोधन के लिए जिन विशिष्ट पौधों का परीक्षण किया गया है उनमें पीस लिली ने दावा किया है उसमें पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट आदि शामिल है और इन सभी को इंडोर वायु को शुद्ध करने में अच्छे परिणाम दिए गए हैं। तो यह है IIT रोपर द्वारा विकसित किया गया दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, जिसके बारे में यूब्रिथ लाइफ के बारे में यहाँ पर डिटेलिंग से हम लोग पढ़ लिए, जिसमें स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली प्लांट ये सब शामिल हैं और इनके अच्छे परिणाम भी आए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता थे तथा बिग बॉस 13 के विजेता भी थे। यह इमेज में सिद्धार्थ शुक्ला जी, यह इनका हाल ही में हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया है। बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वह हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। अभिनेता की आखिरी स्क्रीन आउटिंग एकता कपूर का लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 था, जिनमें उन्होंने अगस्त्य की भूमिका निभाई थी। उन्हें बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में उनके भूमिका के लिए जाना जाता है। वह झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपने अभिनय को भी लोकप्रिय है। यह इमेज में सिद्धार्थ शुक्ला जी, इनका हाल ही में देहांत हो गया, यह न्यूज दिया गया है, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला जी को, यह एक इंडियन एक्टर थे तथा बिग बॉस 13 के विनर भी थे। इनका जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ था। इनका तो देहांत 2 सितंबर 2021 को हो गया, मुंबई में ही डॉक्टर RN कुप्पर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में। इनका हाइट 1.85 मीटर था। तो कई अवार्ड इनको मिले थे, जैसे कि गोल्डन पेटल अवार्ड फॉर फेवरेट ज्योति तथा अन्य कई अवार्ड भी मिला था इनको। इनका पेरेंट्स का नाम था अशोक शुक्ला तथा रीता शुक्ला। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। जैसे एक पिछले वर्ष भी कोरोना काल में एक सुसाइड कर लिए थे एक इंडियन एक्टर, और इस वर्ष एक और इंडियन एक्टर का इनका देहांत हो गया हार्ट अटैक से। पिछले साल भी कई एक्टर मर गए, जैसे कि अभिनेता के रूप में काम करने वाले कादर खान, ऋषि कपूर और अन्य कई, सुशांत सिंह राजपूत तो जिसमें फर्स्ट टॉप पे थे, यानी इनका तो सुसाइड का मामला था जिसकी वजह से यह टॉप पर रहे हैं। और इस वर्ष एक और जीता जागता यानी कि 41 वर्ष का, यानी कि सबसे उम्र दराज इंडियन एक्टर का मृत्यु हो गया है। इनका मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुआ है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के GDP विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान रखा है? तो यह अनुमान बरकरार रखा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 10.5%। अमेरिका स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की विकास दर 10.5% बनाए रखा है। सितंबर तिमाही से 2 साल के CAGR के आधार पर GDP वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में जाने की उम्मीद है। अब यह उम्मीद तथा भारत का जो अनुमान लगाया गया है GDP का वृद्धि अनुमान 10.5% मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है
इसके सीईओ जेम्स पी गॉर्मन है, जो कि 1 जनवरी 2010 से अपने पद पर हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है तथा इसकी स्थापना 1931 में न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। इसके फाउंडर थे हेनरी स्टर्गिस मॉर्गन, हारोल्ड स्टेनले तथा डीन जी विल्टर। दोस्तों, अब यदि आपको यह बात पता चला है कि 2022 के लिए जीडीपी विकास अनुमान दर 10.5 बरकरार रखा है मॉर्गन स्टैनली, तो हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स ने भी हाल ही में 1-2 दिन पहले मूडीज इन्वेस्टर्स ने भी 9 पॉइंट कुछ अपना जो पीछे तिमाही से जीडीपी विकास दर भारत का लगाए रखा है, 9.6 शायद है, वह बरकरार रखा है। ऐसा न्यूज मूडीज इन्वेस्टर ने हाल ही में 1-2 दिन पहले दिया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीओएस व्यवसाय के लिए भारत पे और किस बैंक ने समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भारत पे के साथ भारत स्वाइप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस व्यवसाय के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत एक्सिस बैंक भारत स्वाइप का अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा और भारत पे से जुड़े व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्वीकृति प्रदान करेगा। यह साझेदारी भारत पे को भारत में अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगी। अब बात हुई है एक्सिस बैंक के बारे में, तो एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक यह एक बैंकिंग कंपनी है। यह है एक्सिस बैंक का लोगो। एक्सिस बैंक के सीईओ अभी अमिताभ चौधरी जी, जो कि 1 जनवरी 2019 से है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना अहमदाबाद में 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। अब चलते हैं, इतना बात जान लिए एक्सिस बैंक के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में जीएसटी संग्रह कितना रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1.12 लाख करोड़ रुपए। अगस्त में लगातार दूसरे महीने जीएसटी राजस्व यानी कि जीएसटी रिवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा और जून में यानी 2 महीने पहले अगस्त जुलाई से पहले 1 करोड़ से भी नीचे गिर गया था। यह पिछले कई माहों में बहुत ही न्यूज में बना रहा कि यह 1 लाख करोड़ रुपए से भी गिर गया था नीचे। तो जान लेते हैं पिछले कई महीनों में क्या रहा जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा साथ साथ यह भी जवाब जरूर दें कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। यह है लिस्ट जिसमें दिखाया गया है कब क्या रहा है। यानी जुलाई में 1,16,393 करोड़ रुपए रहा है। इस वर्ष तो 1,12,000 रहा है। यह न्यूज आपको अभी बताया गया। लेकिन जून माह में 1 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे गिर गया था, यानी 92,849 करोड़ रुपए केवल रहा था। तथा अन्य कई महीनों में आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर डेटा 6 से 7 महीनों का दिया हुआ है। हर महीनों में 1 पॉइंट कुछ लाख करोड़ गया है, लेकिन जून महीने में केवल 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम गया है। अब चलते हैं, इतना बात जान लिए जीएसटी संग्रह हर महीनों के डेटा के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जेबी महापात्रा को। यह इमेज में जेबी महापात्रा, आईआरएस अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने आज मंजूरी दे दी, यानी कल के दिन, कल का न्यूज है तो कल यह मंजूरी दे दी है। वह पहले ही सीबीडीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब बात हुई है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, यानी कि सीबीडीटी के स्थापना 1924 में तथा सीबीडीटी के मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि पहली तिमाही में बढ़कर कितना प्रतिशत हुई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 20.10%। इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 20.10 की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 24.4% संकुचन देखा गया था। पहली तिमाही में देखी गई थी कि भारी वृद्धि ने भारत को दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। पिछली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 1.6% बढ़ी थी। पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में 7.3% की कमी आई है। तो इतना डेटा हम लोग जान लिए कि भारत की आर्थिक वृद्धि पहली तिमाही में बढ़कर 20.10% हो गई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित कर दिया है? तो दोस्तों, यह
श्रीलंका देश द्वारा किया गया है। श्रीलंका ने हाल ही में खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित कर दिया है। श्रीलंका ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है क्योंकि निजी बैंकों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए स्वदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद खाद्य संकट बिगड़ गया है। देश एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने कहा है कि उन्होंने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों को जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया। इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपये 7.5% गिर गया है। अब बात हुई श्रीलंका के बारे में, तो हम लोग श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका, इसकी राजधानी कोलंबो पहले हुआ करती थी, अब इसका राजधानी लेजिस्लेटिव कैपिटल इसका श्री जयवर्धने पूरे कोटे है। श्रीलंकन रूपी यहाँ का करेंसी है तथा सिन्हाला तथा तमिल यहाँ का लैंग्वेज है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे तथा यहाँ का राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे। यह है वर्ल्ड मैप में भारत से जुड़े हुए एक छोटा सा देश श्रीलंका। यह है श्रीलंका का इंडिविजुअल मैप, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कौन सा जगह कहाँ पर है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वयोवृद्ध सैयद अली गिलानी का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो दोस्तों यह एक नेता थे। यह इमेज में सैयद अली गिलानी, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। वयोवृद्ध कश्मीरी अलगाववादी नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी APNC के पूर्व प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। वह 91 वर्ष के थे। सैयद अली गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को बांदीपुरा तहसील के जूरी मुंज गांव के सैयद पीर शाह गिलानी के घर में हुआ था। गिलानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोपोर में प्राप्त की और लाहौर पाकिस्तान से ओरिएंटल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि असम। असम के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान पर नाम यह हुआ करता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस गेट का यहाँ पर इमेज है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। इसमें असम कैबिनेट ने हाल ही में ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो नाम जुटा हुआ है यहाँ पर राजीव गांधी, इसे हटाने का फैसला किया है। ओरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय के भावना से जुड़ा है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। यानी कि राजीव गांधी इस नाम से अब हट जाएगा। ब्रह्मपुत्र से उत्तर तट पर स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का सबसे पुराना वन अभ्यारण्य है। 1985 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब चलते हैं असम की बारे में बात हुआ तो असम के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में लाल कलर से डिनोटेड असम राज्य। असम की राजधानी दिसपुर है। जगदीश मुखी यहाँ का राज्यपाल है। हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ का मुख्यमंत्री है। यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा 126 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क तथा ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क वही ओरंग नेशनल पार्क जो कि आज हमने न्यूज में लाया था, यानी कि राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है, तो राजीव गांधी इसका नाम हटाकर केवल ओरंग नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। तो इतना बात हम लोग असम के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाट 2021 में भाग लेगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रूस। भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजही में आयोजित होने वाली एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाट 2021 में भाग लेगी। जापाट 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। अब जान लेते हैं इस अभ्यास के बारे में। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना, जबकि वे इस अभ्यास के योजना बनाते और निष्पादित करते हैं। भारतीय दल को एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रखा गया है, जिसमें मशीनीकृत हवाई और हेलीबोर्न आतंकवाद का मुकाबला कंडीशनिंग और फायरिंग सहित पारंपरिक संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। जापाट में मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस सहित कुल 17 देश भाग ले रहे हैं। अभ्यास में पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका पर्यवेक्षक के रूप में है।
अब बात हुई है रूस के बारे में, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ पर मतलब यहाँ का करेंसी रूबल है। यहाँ का लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज रोमानियन। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है मिनकेल व्लादिमीर वोइचम्यूसिन। यहाँ का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड रूस देश, जो कि एशिया तथा यूरोप दोनों में पड़ता है। यह है इंडिविजुअल मैप रसिया का, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आप चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के प्रथम विजेता कौन है? तो प्रथम विजेता है मोहम्मद अमजद साकिब। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 पुरस्कार की विजेता की घोषणा कर दी गई है। विजेताओं को औपचारिक रूप से मनीला के रेमन मैग्सेसे केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में से बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अजमत साकिब हैं। यह है विजेताओं की सूची। मोहम्मद अजमत साकिब टॉप 1 पर है, टॉप 2 पर फिरदौसी कादरी है, टॉप 3 पर स्टीवन मुंशी है, टॉप 4 पर वाच डॉक है तथा टॉप 5 पर रॉबर्टो बेरलोन है। अब जान लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और व्यापक रूप से इस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से समकक्ष माना जाता है। यह तीसरे फिलीपीन राष्ट्रपति की स्मृति और नेतृत्व के उदाहरण का जश्न मनाता है, जिसके नाम पर पुरस्कार का नाम दिया गया है, और हर साल एशिया में व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो उसी निस्वार्थ सेवा को प्रकट करते हैं जिसने दिवंगत और प्रिय फिलिपिनो नेता के जीवन पर शासन किया था। तो दोस्तों यह था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, किस राज्य ने राज्य में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के कल्याण पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के कल्याण पैकेज की घोषणा की है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूं कल के प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिए होंगे, तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आदत बने और आदत बनते बनते पूरे वर्ष का डेज आपको ध्यान में रखने लगे। चलिए तो दोस्तों, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तथा अन्य सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।